नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। तो लास्ट संडे एचपीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। तो एग्ज़ाम के बाद काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी नाराज़ भी हैं कि क्या सिलेबस दे दिया इन्होंने, क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए गए, स्पेशली सी सेट के। जीएस का तो देखो फिर भी हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। जीएस जो है ये पूरी कवर करना मुश्किल नहीं होता है। जीएस में कट ऑफ भी रहती है, अगर मान लो मुश्किल पेपर आएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन सी सेट का जो इस बार इन्होंने पैटर्न रखा है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मैं कह सकता हूँ उन बच्चों के लिए जो 2-2 साल से एचएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका ये जो सी सेट का पेपर है वो नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कल की बात करूँ और कल और आज सुबह दोपहर तक अभी मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक लगभग 12-13 बच्चों का कॉल आ चुका है जो कहते हैं कि हमारे 61-62 मार्क्स बन रहे हैं और जीएस में हमारा अच्छा स्कोर है, क्वालिफाइंग स्कोर है, तो क्या करें हम। तो भाई देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या सिलेबस होना चाहिए सी सेट का। अगर ये किसी की कॉपी भी कर रहे हैं तो किस चीज़ की कॉपी कर रहे हैं, कैसे इन्होंने ये पेपर बनाया है, वो सारा डिस्कस करूंगा अलोंग विद दी एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी की। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार यूपीएससी की बात करते हैं ना। आपने देखा होगा कि 2018 के बाद अगर आपने सी सेट के पेपर्स एनालाइज किए हों, आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, तो यूपीएससी सीसेट ने 2018 के बाद लेवल इंक्रीज करना शुरू करा था। जैसे 2019 का पेपर देखोगे, अच्छा लेवल का पेपर था। 2020 का पेपर बहुत बढ़िया था। 21, 22, 23 है ना, तो 19, 20, 21, 22, 23 5 साल इन्होंने इनका जो लेवल था ये इंक्रीज होता गया, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए। ठीक है, लेकिन वो जो सवाल थे ना, वो जर्नल मेंटल एबिलिटी के सवाल थे। ऐसे सवाल नहीं थे कि आपने अगर मैथ नहीं पढ़ा है तो आप नहीं निकाल पाओगे। आप अगर यूपीएससी का सीसेट का पेपर देखोगे तो उसमें जो सवाल थे वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थे। और नंबर सिस्टम कहाँ रहता है? 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता है नंबर सिस्टम का, और उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास यूपीएससी पूछता था। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता था, लेकिन वो हर बच्चा उस सवाल को निकाल सकता था जो लॉजिकली करेक्ट है। उसको पूरा मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। और 2023 में भी अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर तो लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। जो हम कहते थे कि कैट लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं, है ना। इवन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते थे वो भी बिना परमुटेशन के निकाले जा सकते थे। इतना कोई ज़्यादा हैवी नहीं था सिलेबस, मतलब मैथमेटिक्स नहीं था। जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसी के बीच में से ही सवाल पूछे जाते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं होता था कि यूपीएससी सीसेट में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल पूछे जा रहे हैं, फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवाल नहीं बनते थे। सवाल सिर्फ जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड रहते थे, जिसको एक अच्छा स्टूडेंट जो लॉजिकली करेक्ट है वो उसको क्वालिफाई कर लेता था। इतना मुश्किल नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें एचपीएस का सीसेट का जो पेपर है, हालांकि इसके जो हिंट है वो लास्ट ईयर ही मिलने शुरू हो चुके थे। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर भी देखोगे तो उसमें इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उस टाइम पे इतना मुश्किल नहीं था। क्योंकि अगर मैं सिलेबस की बात करूं ना, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। यहाँ पे 10th लेवल मेंशन किया गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, क्लास 10th लेवल। तो 10th लेवल की बात करी गई है, और लास्ट ईयर अगर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया था तो वो 10th लेवल पे था, इसमें कोई शक नहीं है ना। 10th लेवल के क्वेश्चन ही थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भी बड़ा मुश्किल पेपर था। अगर इन्होंने 10th लेवल लिखा है तो 10th लेवल का वो था लास्ट ईयर का। क्वेश्चन से 5-6 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के थे, ज्योमेट्री के सवाल भी थे, लेकिन वो भी 10th लेवल के ही थे। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, इसको और एक्सटेंड कर दिया। मैं आपको विद प्रूफ बता दूंगा कि सवाल जो है वो 10th से ऊपर का है, +1 का या +2 का है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर मान लो लेवल को इंक्रीज करना है, तो लेवल को इंक्रीज करने का ये तरीका नहीं होता कि पेपर को डाइवर्सिफाई कर दो, कि अलग अलग चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दो। आप एक नंबर सिस्टम को भी उठाओगे ना, उसमें भी अच्छा लेवल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा एक लॉजिकल तरीके के साथ भी क्वेश्चन के आंसर कर सके। ठीक है ना, सी सेट है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली। एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स की स्किल्स टेस्ट करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये तो मैं कहूँगा कि सीधा सीधा धोखा है उन बच्चों के साथ जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। इवन ये जो सवाल आए हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर आपने नॉन मेडिकल में भी पढ़ा होगा तो अभी ये सवाल आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन भी तो की है ना। अगर आपके पास 4-5 साल का गैप है तो अभी ये सवाल नहीं निकलेंगे,
नहीं पॉसिबिलिटी ऐसे सवालों को निकालना है ना। कई ऐसे सवाल है जो नहीं निकलेंगे आपसे, चाहे उनकी क्वांटिटी 10-12 ही है, लेकिन वो 10-12 क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा है, 24-25 नंबर बनते हैं। और जो बच्चे जिनके किसी के 55 नंबर हैं, किसी के 60 नंबर हैं, उनको तो 5-6 सवाल ही तो चाहिए थे एक्स्ट्रा, कि अगर 5-6 सवाल ईजी होते तो वो उनको पकड़ते और सवाल निकाल लेते और वो क्वालिफाई कर जाते एग्जाम को, है ना। तो मुझे उन बच्चों के साथ ज़्यादा मैं निराश हूँ, उन बच्चों के लिए भी, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा निराश है जिनके 60 से 65 के बीच में नंबर आ रहे हैं, या 58 तक जिनके नंबर हैं। हाँ, जिनके बिल्कुल ही 30-35 है, उनको तो मैं कहूँगा कि दे डिजर्व टू बी फेल, है ना, टू बी फेल्ड। कि वो तो भाई रीजनिंग भी थी, इंग्लिश भी थी, ऐसा नहीं है। तो 30 नंबर तो देखो नहीं होंगे किसी के वैसे, और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आपको भी यहाँ पे खड़े होना पड़ेगा। मान लीजिए आपके अगर 70 नंबर भी आए, 75 नंबर भी आए हैं, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो अगले साल लेवल और इंक्रीज हो जाएगा, फिर आपका भी आ जाओगे उसी ब्रैकेट में, 60 वाली ब्रैकेट में। तो हमें भी साथ में ही आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। जो एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, आपने देखा होगा इस साल यूपीएससी ने लेवल डिक्रीज किया है, यूपीएससी ने सीसेट का लेवल कम किया है। वो आ चुका है अपने पहले वाले पैटर्न के ऊपर, कि जो 15, 16, 17 में आता था ना, वो वाले लेवल पे वो आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये क्या मतलब होता है यार कि 100 नंबर का पेपर है, 100 सवाल आपके हैं, और उसमें से 50 आपने मैथ के सवाल दे दिए, 20 आपके इंग्लिश के सवाल है, 30 आपके रीजनिंग के। ये तो रेशो भी नहीं है अच्छी ना। कम से कम 30 सवाल तो आपके इंग्लिश के होने चाहिए, है ना। कम से कम 35 सवाल आपके रीजनिंग के, 35 आपके मैथ के होने चाहिए। आप इस तरीके से रखो। अगर आप बिल्कुल इक्वालिटी नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट ये तो रखो। आपने सवाल डाल दिया 50, और 50 के 50 ही लगभग पूरे मैथ को कवर कर दिया आपने, एप्टीट्यूड की तरफ तो आपका ध्यान भी नहीं गया। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ये देखो ये वाला सवाल, ये कौन सा एप्टीट्यूड है आपका जी? कौन सा एप्टीट्यूड है? क्या ये 10th लेवल है? बिल्कुल भी नहीं भाई, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का कुछ सवाल है, ये एचपी का सवाल है, ये 10th लेवल पे नहीं होता है। आप चाहे कोई भी एनसीईआरटी देख लो, क्योंकि अगर इन्होंने 10th लेवल बोला है तो मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी के चैप्टर देखूंगा, और सिर्फ चैप्टर नहीं देखूंगा, उनका लेवल भी देखूंगा कि किस लेवल पे है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एग्जांपल लेके चलते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, +1 में भी है, +2 में भी है कि नहीं? तो +1 +2 का लेवल डिफरेंट है, 10th तक का डिफरेंट है। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में इंट्रोडक्शन है, बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात की गई है, और हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक सवाल हैं। उसके बाद बाकी का जो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमा टाइप जो सवाल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के जो सवाल होते हैं, वो +1 +2 में है। ठीक है ना, वो यहाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल पे है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का +2 लेवल का सवाल दे दो, वो वाला काम भी नहीं करना चाहिए ना। अगर 10th लेवल बोला है तो 10th लेवल पे स्टिक रहो फिर। ठीक है, और जो +1 +2 के टॉपिक्स आपने उठाए हैं उनको मैं चाहता हूं कि वो स्क्रैप करे। अगर आप भी चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब फिर ये बात नहीं करनी है कि भाई इजी सवाल था फिर क्या हो गया, आ गया तो भाई इजी है चाहे मुश्किल है, अगर 10th लेवल बोला है तो फिर 10th लेवल पे ही स्टिक रहो ना। जा तो फिर आप ऐसा करो, टॉपिक वाइज सिलेबस प्रोवाइड करो। कॉपी कर रहे हो आप एसएससी की, ये कॉपी किसकी हो रही है? एसएससी की कॉपी हो रही है। और एसएससी का इन्होंने कभी सिलेबस देखा भी नहीं होगा मुझे लगता है। एसएससी में टॉपिक वाइज होता है, इवन टॉपिक के भी सब टॉपिक्स होते हैं कि इस टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ना है, इवन वो भी मेंशन होता है प्रॉपर सिलेबस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है। अब इससे क्या समझेंगे हम? इसमें नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड 10th लेवल, डीए लिखी हुई है, चार्ट्स, ग्राफ्स 10th लेवल। कितने सवाल थे ग्राफ्स के? कोई भी नहीं था। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें से तो एक भी सवाल नहीं था। सिंपल सी बात है ना। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, कॉम्प्रीहेंशन कितने थे? एक। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स के नाम पे एक कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग, चलो ये तो चलो ठीक है, डिसीजन ये इन्होंने दिया हुआ था, कम्युनिकेशन स्किल्स के सवाल थे, कोई इशू नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ ये वाली है कि जनरल मेंटल एबिलिटी है तो सवाल कहाँ है? उसके सवाल भी तो होने चाहिए ना। सवालों के नाम पे तो मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, वो कहीं लिखा नहीं हुआ। अब ये एक सवाल जो है ये +1 +2 का है। ऑब्वियस सी बात है यार, लोगरिथम भी तो नहीं होते ना 10th में। चाहे सवाल को आप जैसे मर्जी करो, जिन्होंने सॉल्व किया भी होगा, जैसे भी किया होगा, आई डोंट नो, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या है, हमारा 10th लेवल का सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 10th लेवल सिलेबस। ऐसे ही अगर मैं इस सवाल की बात करूं, अब आप कहोगे कि ये सवाल तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 10th में भी है, 9th में भी है, 8th में भी है, क्या ये लेवल है? ये लेवल नहीं है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स +2 में आता है ये, ठीक है, +2 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है ये। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, 10th लेवल का ये भी नहीं है, ठीक है। हाँ, चैप्टर तो है। अब चैप्टर के नाम पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि चलो मैं आपको ऐसा करता हूँ, आपको मैं मेंसुरेशन के सवाल दूंगा,
अब मेंसुरेशन में सॉरी ज्योमेट्री के सवाल दूंगा, ज्योमेट्री में आपको पूछता हूँ +2 वाली, तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनों ने निकाला था ये सवाल, आप में से कितने स्टूडेंट थे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो ना, नॉन मेडिकल वाले, मैथ वाले, आप मुझे बताइएगा क्या आपने एक सवाल निकाला था ये वाला। ठीक है, ऐसे ये सवाल देखो। अब ये जो सवाल है ये कॉम्बिनेशन का है। अब नो डाउट यार कॉम्बिनेशन तो आता ही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो हम पढ़ते ही हैं। हम क्यों पढ़ लेते थे बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करेंगे तो बाकी तो इजी आ ही रहा है, बाकी कर लेंगे, क्योंकि मुझे सी सेट में सारे नंबर तो चाहिए नहीं, मुझे तो क्वालिफाई करना है। तो पहले टाइम पे क्या होता था कि अगर 3-4 सवाल अगर मान लो आउट ऑफ द बॉक्स आ भी जाए तो उनको हम स्किप कर लेते थे, क्योंकि बाकी ईजी थे वो हम करते थे। लेकिन अब आपने क्या किया, जो सिलेबस का पार्ट है उसको डिफिकल्ट कर दिया और ये वाला सवाल भी इंट्रोड्यूस कर दिए। तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए कि जो सिलेबस के अंदर आते हैं वो आपने डिफिकल्ट लेवल रख दिया और ये आउट ऑफ सिलेबस भी डाल रहे हो आप। ठीक है ना। तो अगर मान लो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट्स में एक ही आर्गुमेंट आएगा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तो है। तो सिलेबस बेटा 10th लेवल का है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन +1 में आता है, तो ये भी सिलेबस का पार्ट फिर नहीं है। सीधी सी बात है भाई, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो फिर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। और अगर आप कॉपी कर रहे हो कहीं से, तो फिर भाई मेंशन करो ना कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे आपका, ये सी सेट का पेपर यहाँ से कॉपी होगा आपका, तो हम वहीं से पढ़ लेंगे। जहाँ आप सिलेबस बता दो एक बार कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हम फिर उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे। लिखा आपने 10th क्लास का सिलेबस हुआ है, दिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहे हो, ये तो फिर नाइंसाफी हुई ना। ठीक है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब जो सवाल आए थे, जो सवाल मतलब ईजी थे, जो बंदा कर सकता है, ये वाले सवाल तो हम कर सकते हैं ना, और इनके आंसर नहीं मैच हो रहे, ऐसे सवालों के तो आंसर नहीं मैच हो रहे। अब ये वाला जो सवाल है रिलेटिव स्पीड का सवाल है, चलो ठीक है ये सिलेबस का पार्ट है, बट इसके ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे। ठीक है, गलती कहाँ से करी है, जहाँ से कॉपी पेस्ट करा है वहाँ से डायरेक्ट ही कर लिया, क्रॉस चेक भी नहीं करा किसी ने, बस जो सवाल था, जो ऑप्शन थे एज इट इज़ उठा लिया। किसी XYZ वेबसाइट ने कोई गलत सवाल अपलोड किया हुआ था, वहीं से ही कॉपी पेस्ट करा, सेम सेम उठा लिया। यहाँ पे भाई ये चीज़ गलत है, बस सेम की जगह पे क्या होना चाहिए था, ऑपोजिट, और इस वजह से पूरा सवाल भी तो चेंज हुआ ना। तो जिसने कॉपी पेस्ट करा उसने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैथ का पेपर किसी और सब्जेक्ट का जो पर्सन है ना उसने सेट किया हुआ है, कि जो गलतियां हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अगर आपने ऑब्जेक्शन रेस करना होगा तो आप कर सकते हो इसमें, है ना। सोल्यूशन आपको चाहिए होगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो आप ही स्टूडेंट ही रेस करेगा, तो इसका सोल्यूशन मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, चलिए देखो, इसमें क्या था कि 2 इक्वल ट्रेन्स ऑफ लेंथ, सेम लेंथ आर रनिंग इन द पैरेलल ट्रैक्स, स्पीड क्या है 45 एंड 35। तो बच्चे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है हमारे पास स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, यानी कि 45 माइनस 35, तो 10 किलोमीटर पर आवर होगा। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 5/18 करके, तो 50/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आपको बोला गया है कि बताओ 27 सेकंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो बताओ एक ट्रेन का डिस्टेंस लेंथ कितना होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलती है बेटा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर होगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है जी 50/18, इंटू टाइम होगा 27, तो 9 गुना 2 9 गुना 3 और ये 25 से कैंसिल। तो दोनों ट्रेन का जो सम बनेगा वो 75 मीटर बनेगा। तो एक ट्रेन जो होगी, एक ट्रेन रहेगी 37.5 मीटर की, एक ट्रेन होगी 37.5 मिनट की। ये रहा जी सोल्यूशन। आप इसको नोट कर लेना और आप खुद इसमें ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखो जी। अब ये सवाल है, अब इसको देख के बता सकते हो आप कि ये 10th लेवल पे है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसको आप ये मत समझना कि ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, फंक्शंस का सवाल है बेटा, +2 का पार्ट है ये। ठीक है, और अगर आप 10th लेवल की एनसीईआरटी ओपन भी करोगे तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज, सिंपल सिंपल सवाल वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाले सवाल हैं। ठीक है ना, तो ये चीज जो है ये भी हमारे पास 10th लेवल का पार्ट नहीं है, तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये अगर आप ये कहोगे, मान लो, क्योंकि कहेंगे कई कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 2-4 सवाल ही थे तो थे, बाकी कर लेते। बात यह है कि यार देखो, ये 4-5 सवाल जो हैं, जितने भी हैं, अगर इनमें से 5 इजी सवाल होते उसमें से कोई एक कैंडिडेट 2 सवाल कर लेता,
तो उसके 4 नंबर एक्स्ट्रा होने थे। तो जिसके 63 नंबर, 64 नंबर, 65 नंबर, 65 वाला बंदा है जो, वो क्वालिफाई कर जाता है कि नहीं। बात ये है, बात ये नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि यार 100 में से 50 सवाल तो इजी थे, वो कर लेते। आज 100 में से 50 मुश्किल है, कल को 100 में से 70 मुश्किल होंगे, फिर अगली बार 100 में से 90 मुश्किल होंगे, फिर क्या करोगे। हालांकि ये चीज हमें पिछली बार ही रेस करनी चाहिए थी कि आप कौन सा सिलेबस डाल रहे हो भाई। अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देन यू हैव टू मेंशन इन द सिलेबस। मेंशन करो ना सिलेबस में, कि जैसे यार बाकी भी तो एग्जाम होते हैं, मेंशन किया होता है कि नहीं प्रॉपर। बैंकिंग के एग्जाम्स में पूरा मेंशन होता है, आप देखोगे एसएससी के एग्जाम्स में पूरा मेंशन होता है। उनको करने में क्या दिक्कत है, डिटेल वाइज लिख दो, टॉपिक वाइज लिख दो, ठीक है ना। और ये चीज़ तो वैसे ही जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है ये। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखो। अब देखो जो आसान सवाल थे जो बच्चा कर सकता है, इनके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। पिछले सवाल के भी नहीं हुए थे, इसके भी नहीं हुए थे। इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 1991 प्लस 11, 1991 प्लस 11, इसका आंसर आएगा 2002। ये जो था ये लीप ईयर प्लस 3 था, और जब भी लीप ईयर प्लस 3 की बात करें तो उसका कैलेंडर जो है वो रिपीट होता है 11 साल के बाद, 11 साल के बाद। जैसे इस बार का 2024 की बात करूं तो ये लीप ईयर है ना, तो 2024 जैसा सेम कैलेंडर जो होगा वो 28 साल बाद आएगा 2052 में। लेकिन जो 2025 का कैलेंडर होगा वो 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 2036 में। आप चेक करके देखो, मोबाइल आजकल आप सबके पास है, ठीक है। या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे आप आज 3 जुलाई है, आज ट्यूसडे है, तो 3 जुलाई ट्यूसडे 2052 में भी होगा। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर की बात करें, मान के चलिए 3 जुलाई को वेनसडे है, तो 3 जुलाई वेनसडे अगर 2025 में है तो 2036 में भी होगा। तो 11 साल बाद रिपीट होता है कैलेंडर बेसिकली। तो 2002 ऑप्शन में भी होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है, तो स्क्रैप होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये भी सवाल है ना। ऑब्जेक्शन रेज आप कर सकते हो इस पे भी। नेक्स्ट देखो ये वाला सवाल। अब इसका सवाल आंसर की में गलत है। अब ये स्क्रैप तो नहीं होगा, ये आंसर की में रोंग है, ठीक है। इसका आंसर की में 16 डेज दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका आंसर जो है वो 15 डेज है। इसका आंसर क्या है हमारे पास, 15 डेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो मेरा ये है कि जहां तो आप सिलेबस पे स्टिक रहो, कि जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर आपने 10th लेवल लिखा है, जस्ट फॉलो द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स है 10th तक आप सब डाल दीजिए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 10th तक के जितने भी आपके सवाल होंगे वो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है। लेकिन जब हम +1 +2 पे आते हैं तो भाई लेवल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। या फिर जो हम 8th लेवल पे जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो उसका जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, वो ऐसे कई सवाल हैं जो मैंने अभी तक इसमें मेंशन नहीं किए। मेंशन इसलिए नहीं किए क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं थे। हाँ, लेवल उनका आउट ऑफ द बॉक्स था। वो चीज़ तो चलो जस्टिफाइड है कि आप मुश्किल बना रहे हो पेपर को, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्शन तो नहीं रेस कर सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इतना मुश्किल मत करो। पर यार कम से कम ये जो आउट ऑफ द बॉक्स सवाल हैं, ये जो सिलेबस के बाहर से सवाल उठा लिए, वो मत करो, है ना। 10th लेवल पे फोकस्ड रहो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री दे रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आइडेंटिटीज के ऊपर सवाल होने चाहिए। ऐसा नहीं है मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहे हो आप, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए ज्योमेट्री के ऊपर सवाल दे रहे हो तो ज्योमेट्री 10th लेवल की होनी चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री होनी चाहिए, बेसिक मेंसुरेशन होना चाहिए, बेसिक अर्थमेटिक होना चाहिए। अगर आप एल्जेब्रा भी दे रहे हो तो वो बेसिक एल्जेब्रा होना चाहिए। वो वाले सवाल 10th लेवल तक की एनसीईआरटीज में अवेलेबल रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरीके का पेपर बनाओगे तो ये मान के चलो कि 60-70% कैंडिडेट्स के लिए तो वैसे ही इनजस्टिस है। जिन्होंने आर्ट्स में करा है, कॉमर्स करा है, मेडिकल करा, उनके लिए तो वैसे ही इनजस्टिस है। उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, उन्होंने देखा भी नहीं हुआ कभी ये कि ऐसा भी कुछ होता है। एटलीस्ट जो उन्होंने 10th लेवल तक पढ़ा है वो तो सिलेबस में दो ना, वो आप एग्जाम में दो, ताकि उनके लिए भी एक फेयर चांस हो। या फिर क्वालिफिकेशन को ये कर लो कि 10+2 नॉन मेडिकल कंपलसरी होनी चाहिए, और क्या है, यही होगा फिर लास्ट में। अगर आपने ओपन करा है कि यार कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकता है, ये एग्ज़ाम दे सकता है, तो उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए एटलीस्ट सी सेट में, ठीक है। क्वालिफाइंग रखा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है कि 66 मार्क्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बट उनको भी 66 मार्क्स लेके आने का एक फेयर चांस दो। ये मत करो कि यार उनके लिए 66 नंबर लेके आना भी मुश्किल हो जाए। कई ऐसे 2-3 स्टूडेंट भी हैं जो बीटेक करने के बाद फेल हो गए, बताओ, क्योंकि इतना थोड़ी करना होता है। ये चीज़ तो या तो आइडिया हो ना कि हाँ ये चीज़ आएगी, आपने ऐसा सिलेबस तो दिया नहीं, आपने तो 10th लेवल बोल दिया, बेसिक है ना, ग्राफ ग्रुप बोल दिया, ग्राफ आए तो है नहीं।
पिछले साल भी नहीं आए थे। एसएससी की आपने कॉपी कर दी, और एक एक सवाल, ठीक है, एक एक सवाल आप ऐसा करना, जो हमने आपको फाइल दी हुई है ना, आप ना गूगल पे सर्च करके देखना, एक एक सवाल, कोई जी मैट के पेपर से कॉपी करा हुआ है, कोई एसएससी सीजीएल से कॉपी करा हुआ है, कोई किसी एग्जाम से कॉपी करा, कोई गेट के पेपर से कॉपी करा हुआ है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके एक पेपर बना दिया। यार खुद थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा अच्छा सा पेपर बनाओ एक, है ना, बच्चे को थोड़ा सा लगे कि हाँ यार सी सेट का पेपर है, उसको ये ना लगे कि उसके 10th के या +1 के पेपर चल रहे हैं मैथ के। वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड ही रखो उसको, ठीक है जी। बाकी इस वीडियो को ना शेयर करो, HPPSC तक पहुंचा दो इसको बस, ठीक है ना। और सभी बच्चे मिलके इसको शेयर करना, ऐसा ना हो कि आज अगर आप चुप कर गए ना, अगली बार फिर इससे भी मुश्किल, फिर उससे भी मुश्किल, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना। अगर हमने लास्ट ईयर ही सवाल उठाया होता कि इतने मैथ के सवाल क्यों है, डीआई क्यों नहीं है, या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री क्यों इंट्रोड्यूस की जा रही है, पहले तो कभी थी नहीं, तो फिर हो सकता था कि इस बार ये कम होता, लेकिन ये फिर से इंक्रीज हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपनी जितनी भी आपके जो यूट्यूब अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स है उनमें शेयर करो, अपनी अपना फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करो, HPPSC तक पहुंचाओ कि क्या उन्होंने गलती करी है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ वो करो, बस क्या है कि फ्यूचर के लिए थोड़ा सा समझदार रहो, कि ये ऐसे सवाल मत दो यार जो सिलेबस में नहीं है, जो 10th के सिलेबस में नहीं है, वो सवाल तो एटलीस्ट कम दो, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। इसको अच्छे से शेयर करना, अब ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको HPPSC तक पहुँचाना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू, बाय।